आज हम बात करेंगे भारत की महान वीरांगना, साहसी, नीडर, जिसके हौसले सबसे ज्यादा ऊंचे, बुलंद, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। इतिहास गवाह है कि उम्र नहीं हौसले बड़े होते हैं। जिसने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध लड़े। उस महान वीरांगना का नाम है मणिकर्णिका या मनु। पिता का नाम है मोरोपंत तांबे और माता का नाम है भागीरथी बाई। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में इनका जन्म होता है, मोरोपंत तांबे के घर। जब रानी लक्ष्मीबाई जन्म लेती है, उसके कुछ समय बाद माता भागीरथी बाई का निधन हो जाता है। पिता ही उनको पाल पोसकर बड़ा करते हैं। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के यहां नौकरी करते हैं। यहां नौकरी करते करते मणिकर्णिका या मनु वहीं पर घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, हथियार चलाना, ये सब वहां पर सीखती है नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर। रानी उस समय मणिकर्णिका, जिस समय लड़कियां खेलती हैं, बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में वो निशानेबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, इनमें बहुत ही ज्यादा निपुण हो जाती है। झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई कैसे बनी? देखिए, बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका या मनु था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी कैसे बनी? इसकी कहानी इस प्रकार से है। जब मणिकर्णिका 14 साल की थी, उस समय उनकी शादी गंगाधर राव के साथ, झांसी के राजा के साथ कर दी जाती है 1842 में। मणिकर्णिका का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया जाता है उस समय गंगाधर राव द्वारा। सन 1851 में रानी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र कुछ समय बाद ही स्वर्ग सिधार जाता है। पुत्र के स्वर्ग सिधार जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को बड़ा गहरा आघात लगता है, बड़ा दुख होता है झांसी के राजा गंगाधर राव को, और वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। जैसे तैसे कर कर रानी अपने आप को संभालती है, लेकिन गंगाधर राव अपने आप को नहीं संभाल पाते। इस कठिन स्थिति के अंदर गंगाधर राव ने एक निर्णय लिया कि मैं किसी दूसरे पुत्र को गोद लूंगा, और इस तरह से उन्होंने 1853 के अंदर अंगद राव नाम का एक पुत्र गोद ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा गंगाधर राव ने उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। जब गंगाधर राव की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो ठीक होने में नहीं आ रहे थे, तो मेजर एलिस, ब्रिटिश अधिकारी मेजर एलिस, एक ब्रिटिश डॉक्टर को गंगाधर राव के पास भेजते हैं। लेकिन गंगाधर राव ने ब्रिटिश डॉक्टर से इलाज लेने से मना कर दिया। ब्रिटिश डॉक्टर गंगा जल के अंदर दवाई बनाता है, उसे लेने से भी गंगाधर राव ने मना कर दिया। और इस तरह से गंगाधर राव ने एक पत्र ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि अब
मेरा वारिस मेरे जाने के बाद दामोदर राव रहेगा, आप इसे वारिस माने और इसके बाद गद्दी पर आसीन रानी लक्ष्मीबाई होंगी। उस पत्र को अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। सन 1853 में गंगाधर राव चल बसते हैं, मतलब स्वर्ग सिधार जाते हैं। उस जमाने में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति लागू कर रखी थी। क्या था हड़प नीति? कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाएगा बगैर किसी सूचना के। ये लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति लागू कर रखी थी उस समय। लेकिन होता क्या है, जैसे 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो लॉर्ड डलहौजी ये नियम लागू करते हैं झांसी पर। इसके बाद जैसे उनकी मृत्यु होती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उनको पत्र लिखती है ब्रिटिश सरकार को, लेकिन वो भी अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे जॉन लैंग। महारानी लक्ष्मीबाई जॉन लैंग को बुलाती है अपने दरबार में और जॉन लैंग से निवेदन करती है अपनी याचिका के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि मुझे जैसे भी करके झांसी को ब्रिटिश सरकार में या ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय नहीं करना है, आप इसके खिलाफ पिटीशन लीजिए। जॉन लैंग उस समय बैठ जाते हैं रानी के सामने। तो उस समय महारानी लक्ष्मीबाई किसी भी अंग्रेज अधिकारी या किसी भी विदेशी के सामने अपने को नहीं दिखावा करती थी, नहीं आती थी सामने। सिर्फ वो झांसी के जनता से ही मिलती थी। तो इधर जॉन लैंग बैठ जाते हैं, उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बैठ जाती हैं, बीच में पर्दा लगा होता है। दामोदर राव वहीं पर खेल रहे होते हैं। तो दामोदर राव ने जैसे ही पर्दा खींचा, रानी लक्ष्मीबाई को जैन लोग देखते हैं। वो वकील, ऑस्ट्रेलियन वकील, पहली बार जॉन लैंग महारानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं। उन्होंने अपनी बुक में इस चीज का जिक्र किया है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ऊंची कद काठी की और मोटी आवाज की बहुत ही साहसी, निडर और वीरांगना देशभक्त महिला थी। इस तरह से जॉन लैंग ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक पिटीशन लागू किया, लेकिन 7 दिन के अंदर अंग्रेज हुकूमत ने उसको खारिज कर दिया। 7वें दिन में जब ब्रिटिश सरकार ने उसको खारिज कर दिया तो उसके बाद रानी किला छोड़ देती है, रानी महल में रहने लगती है। अब रानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीम को अपनी रक्षा के लिए कुछ गार्ड भर्ती करने की इजाजत मांगती है। अलेक्जेंडर स्कीम उस समय रानी लक्ष्मीबाई को यह अनुमति प्रदान कर देते हैं और रानी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए 150 गार्ड भर्ती कर लिए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बगावत शुरू कर दी। क्यों बगावत शुरू की? क्योंकि उस समय जो कारतूस थे वो चर्बी वाले कारतूस थे, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी।
तो सबसे पहले जो विरोध करने वाले थे वो मंगल पांडे थे। इस तरह से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध शुरू कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रथम वीर गति को प्राप्त करने वाला स्वतंत्रता सेनानी था वो था मंगल पांडे। अब देखिए समय पलटी खाता है। 24 अप्रैल 1857 में मेरठ की 3वीं बंगाल लाइट कैवलरी के भारतीय जवानों ने बगावत शुरू कर दी और कारतूसों के प्रयोग के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ। उनकी वर्दी उतार ली गई, उनको हथकड़ियां पहना दी गई। 10 मई 1857 की शाम को मेरठ की पैदल टुकड़ियों 11वीं व 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों का ही नहीं था, उसमें जो जेलर था, जेलर भी उसमें शामिल हो गया था और जेल के जितने कैदी उस समय उन सैनिकों ने, विद्रोहियों ने छुड़वाए, वो भी सब इनके साथ हो गए और वहां की जनता भी इनके साथ हो गई। हजारों शहरी और ग्रामीण भी जुट गए। तो सबसे पहले 1857 का जो संग्राम है वो 10 मई को शुरू हो जाता है। 11 मई 1857 को आजादी की चिंगारी लिए ये विद्रोही सैनिक, जिस समय ब्रिटिश सरकार में ये सैनिक थे लेकिन थे भारतीय ही, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर को वहां का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और वहां पर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया जाता है। और इस तरह बहादुर शाह जफर भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते हैं। उधर से लखनऊ वगैरह की जो सत्ताएं थी वो भी 1857 के संग्राम में कूद पड़ती हैं। झांसी पर 5 जून 1857 को सार्जेंट गुरबख्श सिंह के नेतृत्व में 12th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। क्या था स्टार फोर्ट? स्टार फोर्ट उस समय झांसी के अंदर अंग्रेजों ने अपने ट्रेजरी के लिए, अपने तोपखानों के लिए, हथियारों के लिए, अपने रहने के लिए कैंट में एक महल नुमा छोटा स्टार टाइप का घर बना रखा था। उसको स्टार फोर्ट बोलते थे अंग्रेज लोग। इस तरह से स्टार फोर्ट पर अंग्रेजों की छावनी पर सार्जेंट गुरुबख्श के नेतृत्व में कब्जा कर लिया जाता है स्टार फोर्ट पर। और वहां पर अंग्रेज सैनिकों को कुछ को मार दिया जाता है और लगभग 61-62 सैनिक किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, भागकर जान बचाते हैं। सार्जेंट गुरुबख्श 6 जून को अंग्रेजी सैनिक और अफसरों को मारकर स्टार फोर्ट पर पूर्णतः कब्जा कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट टेलर भाग जाता है और अलेक्जेंडर स्कीम सरकार को पत्र लिखता है और बताता है कि विद्रोहियों ने यहां स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इस तरह से सार्जेंट गुरुबख्श रानी के गुप्तचरों को, रानी के विश्वासियों को बताता है और भेजता है रानी के पास कि रानी लक्ष्मीबाई को बोलो किले पर अपना आधिपत्य करें, किले को अपने कब्जे में लें और झांसी की गद्दी पर आसीन हो। रानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उधर से अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे, जो किले में एंट्री कर रखी थी, जिन्होंने जो किले में ठहरे हुए थे, वो भी रानी पर दबाव बनाते हैं कि आप जैसे तैसे कर किले पर
हुकूमत लीजिए, किले को टेक ओवर कीजिए। ऐसे ही सार्जेंट गुरुबख्श रानी लक्ष्मीबाई के पास संदेश भेजते हैं, ऐसे अंग्रेज संदेश भेजते हैं। बड़ी विडंबना हो गई उस समय रानी के साथ। रानी अपने विश्वास पात्रों से निर्णय लेती है और पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से मेजर अलेक्जेंडर स्कीम रानी के पास संदेश भिजवाते हैं कि जैसे तैसे करके हमें बाहर भिजवाने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 जून 1857 को बख्शीश अली भी विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं। जेलर सब भागकर किले में घुस गए। 7 जून को मीटिंग होती है विद्रोहियों की और निर्णय लिया जाता है कि जैसे भी हो अंग्रेजों को किले में ही मारेंगे। अब रानी के अनुयायियों से विद्रोहियों ने कहा कि आप रानी को बोलिए वो झांसी को टेक ओवर करे, अन्यथा हम झांसी को इनके हवाले कर देंगे। किसके हवाले करने की बात करते हैं? रानी के सैनिक इन तीनों को पकड़। फिर क्या होता है बीच में, जैसे रानी के जो सैनिक होते हैं वो सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं, और इधर से अंग्रेज लोगों का 3 लोगों का दल स्कॉट के नेतृत्व में रानी से मिलने के लिए जाता है। जब रानी से मिलने जाता है तो उस समय रानी के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उन तीनों को पकड़कर विद्रोहियों को सौंप देते हैं, और विद्रोही उस दिन उसी समय उनको मार देते हैं। इस तरह से वो 58 सैनिक जो किले में कैद हैं वो बुरी तरह डर जाते हैं और अब आगे का रास्ता सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे तैसे भूखे प्यासे वो वहां पर रह रहे थे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्कीम रानी को संदेश भेज रहे हैं, किसी तरह हमें बाहर निकाले। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी लेने का दावा जिन्होंने ठोका था उसका नाम था सदाशिवराव नारायण। सदाशिवराव नारायण खानदेश में रहता था और ये गंगाधर राव का रिलेटिव था। तो विद्रोही बोलते हैं उनके गुप्तचरों को या उनके अनुयायियों को, झांसी के अनुयायियों को बोलते हैं कि या तो रानी महल को टेक ओवर कर लें, अन्यथा हम सदाशिव राव नारायण को झांसी सौंप देंगे। रानी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि देखिए आप बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे सैनिक हैं, आप देश धर्म को जानते हैं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए 3 लाख रुपए भी नहीं है और मैं टेक ओवर बहुत जल्दी करूंगी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर होता है। इस तरह से जो तीन लोग अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे जो रानी के साथ मुलाकात के लिए जा रहे थे महल से, उन तीनों का आरोप भी रानी पर लग जाता है। अंग्रेजों को सूचना मिलती है कि रानी ने ही इनको मरवाया है। 8 जून 1857 को साले मोहम्मद जो डॉक्टर था ब्रिटेन का, वो उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है और उनको विश्वास दिलाता है कि आपको कोई नहीं मारेगा, आप बाहर आइए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उन 58 सैनिकों को, 58 अंग्रेजों को विद्रोहियों ने मार दिया और धीरे धीरे सारे अंग्रेज वहां से खत्म हो जाते हैं। जेलर बख्शीश अली ने तलवार से अलेक्जेंडर स्कीम को मार दिया और इसका इल्जाम रानी पर लग जाता है, जबकि रानी को इसकी भनक भी नहीं लगी। जुल्म उस समय अंग्रेजों ने भी कम नहीं किए थे। बनारस में 6000 भारतीयों को इन्होंने काट दिया था।
8 जून 1857 को झांसी को अंग्रेजों से बिल्कुल मुक्त कर दिया था इन विद्रोहियों ने। अब विद्रोहियों ने रानी से 1 लाख रुपए लेकर 11 जून को दिल्ली निकल जाते हैं और झांसी को टेक ओवर रानी लक्ष्मीबाई को कर जाते हैं 1 लाख रुपए लेकर। अब 12 जून को रानी ने मेजर अस्किन को लेटर लिखा कि देखिए, मैंने मजबूरी में टेक ओवर किया है, मैं स्वयं मजबूर थी, ये मुझे मारने तक की धमकी दे रहे थे, इसलिए मैंने टेक ओवर किया है। इसके दूसरे दिन से ही दतिया और ओरछा ने रानी पर हमला कर दिया। रानी ने 8 महीने उनसे लड़ाई लड़ी। आरसी मजूमदार लिखते हैं अपनी बुक में कि रानी 8 महीने तक अपने पड़ोसियों से ही लड़ती रही, युद्ध करती रही। रानी ने ब्रिटिश कंपनी को पत्र लिखा 1 जनवरी 1858 को, रॉबर्ट हैमिल्टन को पत्र लिखा, कहा कि ये लोग नहीं जानते कि अंग्रेज सत्ता अभी कमजोर नहीं हुई है, ब्रिटिश हुकूमत अभी कमजोर नहीं हुई है। इस तरह से आप मेरी मदद कीजिए। हैमिल्टन को ये पत्र लिखती है रॉबर्ट हैमिल्टन को कि आप मेरी मदद कीजिए, ये मुझे और मेरे पूरे राज्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, आप जैसे भी करके मेरी सहायता कीजिए तथा मुझे और मेरी जनता को बचाइए। उधर से जनरल ह्यूरोज को भेज दिया गया झांसी पर आक्रमण करने के लिए। 15, 16, 17 मार्च को रानी अपने विश्वास पात्रों से चर्चा करती है। रानी के पिता मोरपंत तांबे भी उस समय झांसी में आकर रहने लग गए थे लक्ष्मीबाई की शादी के बाद। तो मोरपंत तांबे और उनके विश्वास पात्र कुछ सलाह देते हैं कि हमें अंग्रेजों से संधि कर लेनी चाहिए, ब्रिटेन सरकार से संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ विश्वास पात्र कहते हैं कि हमें संधि नहीं करनी चाहिए, हमें युद्ध लड़ना चाहिए। और मोरपंत तांबे ने उस समय रानी के पिता ने डिसीजन लिया कि हमें युद्ध लड़ना चाहिए, अब युद्ध के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 23 मार्च को यूरोज युद्ध शुरू कर देता है, गोला बारूद शुरू कर देता है, झांसी को चारों तरफ से घेर लेता है। गोश मोहम्मद, खुदा बख्श और महिला तोपची मोतीबाई उस समय रानी का बड़ा साथ देती हैं और महिला सेनापति झलकारी बाई अदम्य साहस के साथ लड़ती हैं। उस समय एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों से जा जाकर मिलती है, उनकी कुशल क्षेम पूछती है, उनके साथ युद्ध में साथ देती है। दूसरी तरफ उनकी हमशक्ल बिल्कुल झलकारी बाई भी प्रत्येक सैनिकों से मिलती है, जा जाकर उनका नेतृत्व करती है और लड़ती है। इस तरह से मुकाबला बराबर का नहीं था। अंग्रेजों के पास अच्छी क्वालिटी की आर्टिलरी वेपन थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों के पास अच्छी क्वालिटी के वेपन नहीं थे और अंग्रेजों के पास ये सब सुविधाएं बहुत अच्छी थी। अब रानी राव साहब पेशवा और तात्या टोपे के पास अपने अनुयायी भेजती है और उनसे मदद की याचिका करती है। तात्या टोपे 22,000 सैनिकों के साथ बेतवा नदी पर 30 मार्च को आकर ठहर जाते हैं। रात को उन्होंने ऊंची आग जला दी और उस पे अलाव तापने लगे। आग की लपटों को देखकर रानी खुश हो जाती है, झांसी की जनता खुश हो जाती है, लेकिन इसकी सूचना झांसी के ही कुछ गद्दारों ने जनरल ह्यूरोज को दे दिया। जैसे जनरल ह्यूरोज को इस चीज का पता लगता है, जनरल ह्यूरोज 1500 सैनिकों के साथ लेकर लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोज 1 अप्रैल को तात्या टोपे की सेना को हरा देते हैं और तात्या टोपे की सेना वहां से भाग खड़ी होती है और उनके जितने हथियार हैं वो सब लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोज की सैनिकों को मिल जाते हैं और इस तरह से 1 अप्रैल को तात्या टोपे की सेना हार जाती है। 3 मार्च को ह्यूरोज की सेना दीवारों पर चढ़ती है। एक तरफ दीवार कमजोर हो जाती है गोलों की मार से,
4 मार्च 1858 को युद्ध में झलकारी बाई भी मारी जाती है। अब रानी लक्ष्मीबाई और ज्यादा टूट जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की सबसे चहेता सेनापति थी झलकारी बाई। दोनों तरफ से दुगने जोश से युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेज अत्याचार पर अत्याचार करते हैं। 4 मार्च को उनकी बहादुरी और विश्वसनीय सेनापति झलकारी बाई जब मारी जाती है तो रानी रोती है, लेकिन वहां की जनता उनको धैर्य बंधाती है। रानी को समझाते हैं कि आप धैर्य मत तोड़िए, आप लड़िए, आप प्लानिंग के तहत लड़िए, हम आपके साथ हैं। और इस तरह से 4 अप्रैल 1857 को 4 अप्रैल 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई रात को 300 सैनिकों के साथ किले से निकल जाती है और कालपी के लिए निकल जाती है। दूसरे दिन रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरपंत तांबे पकड़े जाते हैं और उसी जगह, जिस जगह 8 जून 1857 को उन 58 अंग्रेजों को मारकर गिराया था, उसी जगह मोरपंत तांबे को फांसी पर पेड़ पर लटका दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई रात को कालपी पहुंचती हैं, वहां राव साहब से मिलती हैं। इसकी सूचना मिलने पर तात्या टोपे भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को बड़ा धमकाती है, डांटती है उनको कि 22,000 सैनिक होते हुए भी आप भाग खड़े हुए वहां से, क्या आप रुककर युद्ध नहीं लड़ सकते थे? तात्या टोपे को बड़ा धमकाती है। उन्होंने कहा, रानी लक्ष्मीबाई ने समझाते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनरल यूरोज यहां तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। दूसरे दिन राव साहब अपनी सेना को निरीक्षण रानी लक्ष्मीबाई को करवा रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने देखकर अचंभा किया कि इतने सैनिक होते हुए भी आप में हिम्मत नहीं है लड़ने की। लेकिन उनमें कुछ कैंट फॉलोअर थे। उस समय कैंट फॉलोअर वो होते थे जो उस समय सैनिकों को खाने पीने का सामान जुटाते थे, जो उनकी हर चीज की पूर्ति करते थे, वो कैंट फॉलोअर होते थे। तो उनमें आधे तो वही लोग थे। उनको उस समय रानी ने समझाया कि इनको ट्रेनिंग दीजिए, मिलिट्री वाली ट्रेनिंग दीजिए, इनको सबको बाहर निकालिए, कैंट फॉलोअरों को। इनका क्या मतलब है यहां पर? आप सेना को मजबूत कीजिए, और सेना मजबूत जब होगी जब आप इनको डेली ट्रेनिंग देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप सेना को रख रहे हैं और दूसरे दिन युद्ध में खड़ी हो जाएगी सेना, ऐसा नहीं होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने राव साहब को उस समय समझाया और जनरल यूरोज तीसरे दिन अपनी विशाल सेना के साथ कालपी पहुंच जाते हैं। तात्या टोपे, राव साहब और रानी लक्ष्मीबाई टूट पड़ते हैं अंग्रेज सैनिकों पर। उस समय राव साहब प्लानिंग करते हैं कि हमें जैसे तैसे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बोलती है कि डटे रहो, मुकाबला करो। रानी लक्ष्मीबाई उस कालपी युद्ध में भी, कालपी नामक जगह पर बहुत तेज तर्रार तरीके से एक साहसी निडर योद्धा की तरह बहुत लड़ती है, लेकिन इसमें भी उनकी हार हो जाती है। जिस समय राव साहब ये सोच रहे थे कि मैं कैसे भी करके बांदा नरेश के साथ निकल जाता हूं यहां से, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने धमकाते हुए कहा कि भागने से कब तक पार पड़ेगी, आप भागिए मत, आप डटिए। तैमान कर लिखते हैं ऐसा अपनी बुक के अंदर। तब रानी चिल्लाई, डटे रहो। रानी यहां भी शेरनी बनकर टूटी थी।
अंग्रेज सैनिकों पर, और इस तरह से कालपी भी हार जाते हैं। झांसी हार गए, अब कालपी भी हार गए। अब वो ग्वालियर की तरफ मुंह करते हैं। ग्वालियर से 40 मील पहले एक गांव है गोपालपुर, उसमें रात को ये रुकते हैं और रानी एक सलाह देती है कि जैसे तैसे कर कर ग्वालियर नरेश सिंधिया को समझाओ, उनके पास काफी सेना है और वो हमारा साथ दें। तात्या टोपे ने हामी भरते हुए कहा कि मैं उनको मना लूंगा, मैं जाता हूं। तात्या टोपे उस समय कुछ सैनिकों से अच्छे संबंध थे, ग्वालियर सैनिकों से, तो तात्या टोपे उनसे मिलते हैं, जाकर अपनी बातें बताते हैं कि आप अंग्रेजों फिरंगियों के खिलाफ क्यों लड़िए, आप हमारा साथ दीजिए। और इस तरह से ग्वालियर नरेश सिंधिया से भी तात्या टोपे मिलते हैं। ग्वालियर नरेश सिंधिया ने जवाब दिया कि मेरी सेना और जनता ठीक है, आपके साथ हैं, लेकिन मैं मजबूरीवश साथ आपका नहीं दे सकता। इस तरह से जैसे तात्या टोपे लौटकर आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को, राव साहब को पूरा हालचाल बताते हैं। तो जैसे ही तात्या टोपे लौटकर आ जाते हैं तो उधर से तोपों की गर्जना शुरू होती है और तात्या टोपे जैसे सुनकर आए थे कि भाई सैनिक तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन महाराज सिंधिया 8000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। अब उनकी गोला बारूदों की आवाज सुनकर तात्या टोपे तर्क देते हैं रानी लक्ष्मीबाई को कि ये अपने स्वागत में तोप से स्वागत कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई उस समय स्थिति को भांप जाती है और वो अपने 200 घुड़सवारों को साथ लेकर महाराज सिंधिया की सेना पर टूट पड़ती है। और यहां भी रानी वो ही शेरनी की तरह टूट पड़ती है और रानी के सैनिकों ने ग्वालियर नरेश महाराज सिंधिया को वहां से भागने को मजबूर कर दिया। उसके सभी सैनिक भाग खड़े हुए और 3 जून 1858 को पूर्णतः कब्जा कर लेते हैं ग्वालियर किले पर। राव साहब को वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। राव साहब 5 दिन तक वहां की जनता को, पंडित जियों को जिमाने में व्यस्त हो जाते हैं, उनको भोज कराने में व्यस्त हो जाते हैं। जो समय गोला बारूद बनाने का समय था, उस समय वो लड्डू बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। रानी को ये सब सहन नहीं हो पाया और रानी ने बड़ी झड़क से धमकाते हुए राव साहब को धमकाया कि आप क्या कर रहे हो, ये अभी आप अपने पड़ोसियों से ही तो जीतते हैं, अंग्रेजों से थोड़ी जीत गए। ये तो अपने देश के लोग हैं, अपने लोग हैं, इनसे जीतकर हमें क्या निष्कर्ष निकालना है, यहाँ की जनता से जीतकर हमें क्या निष्कर्ष निकालना है। हमें तो अंग्रेजों से लड़ना है, हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों से है। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने उनको एहसास कराया और इस तरह से जनरल यूरोज ग्वालियर पर अपनी सेना की चढ़ाई कर देते हैं। अब रानी ने सोचा कि अब यहां के अलावा कोई समाधान नहीं है और जनरल यूरोज की सेना कई हजार सैनिकों के साथ ग्वालियर के मैदान में टूट पड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ, राव साहब, तात्या टोपे के साथ गर्जना के साथ टूट पड़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों में तलवार लिए और मुंह में घोड़े की टाप लिए हुए, नाल लिए हुए उस युद्ध में कूद जाती हैं और युद्ध के कौशल का जो वर्णन है वो तैमान कर लिखते हैं कि रानी को देखकर अंग्रेज सैनिक भाग खड़े हुए। बहुत अंग्रेज अफसरों को उन्होंने मार गिराया, बहुत अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने काट दिया और वहां से रानी बड़ी निडरता के साथ लड़ती है। इस तरह से
रानी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। रानी को चारों तरफ से घेर कर अंग्रेज सैनिक उनको एक गोली सिर में मार देते हैं और रानी वहीं गिर जाती है। गिरने के बाद उनको एक आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है और अंग्रेज सैनिक जैसे ही उनके पास आते हैं तो रानी फिर से टूट पड़ती है एक बार उन पर और फिर भी कई सैनिकों को मार गिराती है और दोबारा से अंग्रेज सैनिकों ने उन पर वार करते हुए रानी को घेरते हुए मार गिराया। लेकिन रानी अभी घायल हुई है, मरी नहीं है। इस तरह की रानी की स्थिति देखकर उनका मुख्य सैनिक रामचंद्र देशमुख रानी को संभालते हुए गंगादास की कुटिया के पास ले जाते हैं। गंगादास की कुटिया में साधु जो ऋषि हैं गंगादास महाराज, वो उनको गंगा जल मुंह में डालते हैं और रानी थोड़ी होश में आती है। रानी रामचंद्र देशमुख को समझाते हुए कहती है कि आप दामोदर राव का पूरा ख्याल रखना, उसको पाल पोस कर सही दिशा निर्देश देना। और उसको अंतिम शब्द बोलती है कि मेरा शरीर अंग्रेजों को दिखाई ना पड़े, मेरे शरीर को अंग्रेज लोग टच भी नहीं कर पाए, इसलिए अंग्रेज लोग यहां तक पहुंचे उससे पहले मेरी चिता को अग्नि दे दी जाए। और इस तरह ये लास्ट शब्द बोलते हुए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा हमेशा के लिए हम सब के बीच से चली जाती है। ऐसी महान वीरांगना जिसने इतने देशभक्तों को प्रेरित किया। किनको किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक बटालियन, एक रेजिमेंट का निर्माण कर दिया था। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव सिंह थापर, ये सब लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर, रानी लक्ष्मीबाई से, मंगल पांडे से, झलकारी बाई से, इनसे प्रेरणा लेकर ही तो उस समय भारत को आजाद कराने की चिंगारी लेकर निकले थे। ये सब लोग 1857 की क्रांति से बड़े प्रेरित हुए थे। इस तरह से रानी बहुत क्रांतिकारियों की, बहुत देशभक्तों की प्रेरक बन गई। और रानी लक्ष्मीबाई को आज भी हम वास्तविकता में निडर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। और उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखकर तो